नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे, उम्मीद करते हैं। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको गुड इवनिंग। और आप क्लास इस तरह से देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और इन क्लास का ही आपको एक जो है बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम वाइज आपको नोट्स भी देने का तैयारी कर रहे हैं कि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए। केवल आप पढ़े और अपना जो है नोट्स यहाँ से लिख ले, या तो लाइव क्लास के साथ या फिर बाद में लिख ले। धीरे धीरे सब कुछ होगा। और देखिए, कल हमने जो है कि लंच के लोब के बारे में बताया था, और आज जो है किस तरह से लंच में ट्रे किया जाता है और ट्रे क्या आगे जाकर किस तरह से डिवाइड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ जो कैरिकोइड कार्टिलेज है, इसके बाद से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और ये ट्रेकियल रिंग होती हैं, इस तरह के ट्रेकियल रिंग होती हैं। ये ट्रेकियल रिंग की संख्या 16 से 20 होती है ना। कितनी होती है? 16 से 20 ट्रेकियल रिंग होती है। यहाँ से ट्रेकिया या इस जगह से दो साइड में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। जैसे ट्रेकिया यहाँ से दो साइड में डिवाइड होता है, तो राइट साइड वाले को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट लिखते हैं। तो राइट साइड वाले को राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट साइड को लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। क्योंकि पहली बार यहाँ से डिवाइड हो रहा है ये, इसको लिए प्राइमरी, फिर ऐसे करके यहाँ से सेकेंडरी आ जाएगा और टर्सरी। इस तरह से तीन तरह से यहाँ पर जो ट्रेकिया का डिवाइडेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसमें किस किस तरह से डिवाइड होता है, देखिए यहाँ देख लो इस डायग्राम में। जैसे ये ट्रेकिया यहाँ से आया, ये ट्रेकिया इस तरह से यहाँ से जब ट्रेकिया आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और ये ट्रेकिया जो दो भागों में डिवाइड हुआ, इसी को हम प्राइमरी ब्रोंकाई या इसी को ब्रोंकस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस। कई बुक में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। कस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, दोनों ही एक ही चीज है। अब यहाँ से ये ट्रेकिया अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड, और ये हो गई लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर से ट्रेकिया तीन भागों में डिवाइड होता है, ऐसे करके ये फिर से तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से ऐसे करके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और तीन भागों में जो डिवाइड हो रहा है, इसी को सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे या सेकेंडरी ब्रोंकस भी कह देते हैं। ठीक है ना, ब्रोंकाई या ब्रोंकस एक ही शब्द है, बस पर्यायवाची है उसका। और लेफ्ट साइड का जो लंस है, ये जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए, यहां से जो डिवाइड हुआ उसको प्राइमरी, ये जो दो डिवाइडेशन हुए, एक और ये, इनको प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस कहा। फिर राइट साइड का जो ट्रेकिया है, वो तीन में, एक, दो और ये तीन, और ये दो भागों में, एक और ये दो। अब यहाँ तीन भागों में इसलिए डिवाइड हुआ कि यहाँ पर तीन लोब होते हैं। ये वाला जो साइड है वो अपर लोब में चला जाता है, ये किस में चला जाता है?
अपर लोब में, ये साइड वाला अपर लोब में। जो राइट लंग्स का जो अपर लोब होता है उसके अंदर चला जाता है ये साइड वाला हिस्सा, ये मिडिल लोब में चला जाता है। ये किस में चला जाता है? मिडिल लोब में। और ये लोअर जो लोब होता है उसमें चला जाता है। जैसे ये जो डायग्राम है इसमें दे रखा है ना, सुपीरियर लोब को ही अपर लोब बोला जाता है, ठीक है ना। और मिडिल लोब हो गया और इंफीरियर लोब। तो इसमें ट्रेकिया सेकेंडरी विभाजन के बाद यहाँ पर देखो, इसमें अपर लोब में कितने पार्ट आ गए इसके? 1 2 और ये 3। अब मिडिल में 1 और ये 2 इस साइज का किस में आ गया? मिडिल लोब में। और लोअर लोब में कितना? 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। ये इस तरह से ट्रेसरी विभाजन के बाद इसको कहेंगे ट्रेसरी या तीसरा विभाजन जब होता है ट्रेकिया का तो इसको ट्रेसरी ब्रोंकाई कहेंगे। और इस तरह से ट्रेकिया लंग्स के प्रत्येक लोब तक पहुंचता है। इसी तरह लेफ्ट लंग्स की जब बात करते हैं तो लोअर लोब में ये 1 2 3 4 ये 5, लोअर लोब में भी ये 5 जगह से विभाजित हो जाता है। इसी तरह जो अपर लोब होता है उसमें ये 3, 1 2 और ये 3। लेकिन अगर देखा जाए ट्रेकिया को तो जो लेफ्ट साइड का लंग्स है उसमें भी एक लिंगुअल नाम की एक संरचना होती है, यानी जीभ जैसी छोटी सी संरचना, वो होमोलोगस होती है राइट लंग्स के मिडिल लोब के। तो जो होमोलोगस संरचना होती है उसमें भी ये 2 प्रकार से डिवाइड हो जाता है, 1 और ये 2। उस होमोलोगस संरचना में भी ये चला जाता है। लेकिन कई बुक में आपको लेफ्ट लंग्स में 5 ये और 3 ये कितना लोब बताएगा? 8 ही बताएगा, ठीक है ना। ये 2 को कई बुक में नहीं दिया रहता है, तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है। और आगे जाकर फिर ये कहाँ डिवाइड हो जाता है? ये रेस्पायरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया, आगे जाके रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। ये रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में फिर यहाँ एल्वोलरी डक्ट आ जाती है, एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी सैक। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा ट्रेकिया विभाजित हो जाता है। और इस विभाजन को ही क्या कहा जाता है? ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री इसको कहा जाता है, ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री इसको कहा जाता है। इस तरह से इस ट्रेकिया का डिवाइडेशन होता है। अब जो ट्रेकिया का डिवाइडेशन है ये होता है T4 व T5 के बीच में से। इसलिए कई बुक में ये लिख दिया जाता है कि T4 के नीचे से, कई में लिखते हैं T5 के ऊपर से। तो आपको याद रखना है T4 व T5 के बीच में से। तो ठीक है, अगर एक क्वेश्चन एक आंसर पूछ ले और ऑप्शन T4 से T5 नहीं दिया हो तो आपको T5 को टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका अगर सवाल पूछता है, T मीन्स थोरेसिक वर्टिब्रा, T का मतलब है थोरेसिक वर्टिब्रा से। और देखिए जहाँ बाइफ्रिगेट होता है यानी 2 भागों में विभाजित होता है, शुरू में जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के रूप में ट्रेकिया, वहीं पर एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट का नाम होता है, ये जो हम रेड कलर से बना रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है कैरिना। और ये कैरिना नाम का जो पॉइंट है वो कफ रिफ्लेक्स सेंटर होता है। यानी जब कभी भी खांसी आती है, कफ
रिफ्लेक्स सेंटर। तो इसकी वजह से ही खांसी उत्पन्न होती है। ये सेंटर ही एक ऐसा सेंटर है जो खांसी को उत्पन्न करने में सहायता करता है। अब देखिए खांसी क्यों आती है, और ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ाने की है नहीं, लेकिन अब आप इतना याद रखें कि ये पॉइंट की वजह से जो है कफ रिफ्लेक्स सेंटर है ये कैरिना, और इसकी वजह से जो है खांसी उत्पन्न होती है। अब देखिए अब इसका एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो जो अभी हमने ट्रेकियल ट्री पढ़ा है, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रोंकाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एल्वोलाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारा, ट्रेकियो ब्रोंक्यूल ट्री। अब देखिए लिखो यहां से T5 पर क्या होता है, जो ट्रेकिया है राइट और राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है भाई, डिवाइड हो जाता है। इंग्लिश में वाले लिखो तो लिख सकते हैं ट्रेकिया बाइफर्केट लेफ्ट एंड राइट साइड। अब इसमें जैसे ही जो राइट साइड का जो ब्रोंकस है, राइट साइड का जो ब्रोंकस है ये लेफ्ट साइड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस की तुलना में क्या रहता है, में क्या होता है, अधिक में ब्रोडर। ब्रोडर क्या मीन्स होता है चौड़ा, एंड शॉर्टर, शॉर्टर यानी छोटा, यानी राइट ब्रोंकस लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस की तुलना में चौड़ा और छोटा होता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो कितना इसका लंबाई होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, बस इतना सा इसकी लेंथ होती है। फिर हमने अभी बताया है, और लेफ्ट साइड का जो है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड नैरो होता है, यानी लंबा होता है लेकिन पतला होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखो अब हमने फिर एक पॉइंट आपको अगला बताया था, जहां से ये ब्रोंकस डिवाइड हो रहा था दो भागों में, तो मैं एक पॉइंट बताया, उस पॉइंट का नाम था कैरिना। कैरिना क्या है, कैरिना कप रिफ्लेक्स सेंटर है या ट्रिगर है, कब का ट्रिगर है, ट्रिगर कप रिफ्लेक्स या ट्रिगर
होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर से जो है ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस, भाई ब्रोंकाई भी कहीं लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोंकस ब्रोंकाई में इस तरह से राइट प्राइमरी ब्रोंकस फिर कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, ये फिर से 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि राइट लंग्स में कितना लोब होता है, 3 लॉब्स होता है, तो तीनों लॉब्स में यहाँ से चला जाता है, इसलिए 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड का जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है कितने में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई कहो या ब्रोंकस कहो एक ही है, ये और लगा दे, ठीक है। ये कितने में डिवाइड होता है, तो भाई ये 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ वैसे 2 ही लोब माने जाते हैं मुख्य रूप से, यहाँ क्या होते हैं 2 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं 2 ही लोब होते हैं इसलिए, है ना। वैसे एक लिंगुअल के नाम से एक होमोलोगस यानी राइट लंग्स का जो मिडिल लोब है उसके होमोलोगस लिंगुअल पाया जाता है, लेकिन ये जो है कई बुकों में दिया नहीं रहता है, तो आपको हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। अब इसी प्रकार से आगे जाकर जो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वापस से, यानी कह सकते हैं ऐसे, क्या होता है पुनः यानी वापस से बहुत स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, डिवाइड्स हो जाता है, डिवाइड्स होता है, और जो डिवाइड होता है उसको यहाँ क्या कहते हैं भाई, यहाँ इसको कहते हैं टर्सरी, इसको यहाँ कहेंगे टर्सरी ब्रोंकाई, क्या कहेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। और ये छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं इसलिए इसको सेगमेंटल ब्रोंकाई भी इसको कह दिया जाता है, सेगमेंटल ब्रोंकाई इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं स्टार बना के लिखो, अगर राइट लंग्स की बात करें तो यहाँ पर 10 क्या होते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं, कितने होते हैं 10 टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं। और इसी तरह से
लेफ्ट लंग्स की बात करें तो यहाँ पर 8 ट्रेजरी ब्रोंकाई होते हैं, आप ध्यान दीजिए। लेकिन कई बुक में जो है, जो लिंगुअल में भी 2 ब्रोंकाइज आते हैं, उनको भी यहाँ ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर भी 10 ही माना जाता है, लेकिन आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है ना, एग्जाम में आए तो लेफ्ट लंग्स भी कितना करना है? 8 करना है। ठीक है, ये होमोलोगस है तो कोई मानता है कोई नहीं मानता इसको, तो बेस्ट आंसर आपको 8 करना है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार ये जो था ट्रसरी, अब ये ट्रसरी जो ब्रोंकाई है बार बार डिवाइड होते हुए ट्रसरी ब्रोंकाई बार बार डिवाइड होते हुए क्या क्या बना लेता है? ये क्या क्या बनाता है भाई? ये बनाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स बनाता है। फिर क्या बनाता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है। और इनका अगर आकार देखे, डायामीटर देखे तो 1 mm से भी कम होता है। ठीक है, 1 mm से भी इसका डायामीटर कम होता है। ठीक है ना, फिर और ये क्या बनाता है? ये एल्वेओलरी डक्ट बनाता है। एल्वेओलरी डक्ट बनाता है, एल्वेओलरी डक्ट बनती है। अब एल्वेओलरी डक्ट जो है, एल्वेओलरी डक्ट बनती है, इसके साथ एल्वेओलर सैक बनता है। ठीक है, एल्वेओलरी डक्ट, एल्वेओलरी सैक और एल्वोलाई बनती है। ठीक है ना, एल्वेओलाई बनती है। तो क्या ट्रसरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी सैक और एल्वोलाई बनती है। ठीक है, इस तरह से ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है या टर्मिनल ब्रोंकाई जो है, एक तरह का ये रेस्पिरेटरी यूनिट है, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? गैसेज एक्सचेंज, या इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। एक ट्रसरी ब्रोंकाई जो है जिसमें ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी सैक, एल्वोलाई, यही क्या है? एक तरह का गैस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी यूनिट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट है। अब देखो इस रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या क्या आता है, तो भाई अभी हमने वैसे बता दिया है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी सैक, एल्वोलाई होती है। अब इसकी रेस्पिरेटरी जो यूनिट है, रेस्पिरेटरी जो यूनिट है, इस रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी यूनिट जो है बनी होती है किसकी? सिंपल
सिंपल इसका माउस एपिथेलियम की, ठीक है, टिश्यू है। और यदि एक लंस में अगर हम बात करें, एक लंस की जब हम बात करते हैं तो एक लंस में लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। कितनी? 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन एल्वियोलाई बन होती हैं ऐसे। और ये क्या करती हैं भाई? क्या करती हैं? गैस एक्सचेंज। इनका काम एक ही है, गैस एक्सचेंज करने का, ठीक है, गैस को एक्सचेंज करने का ये काम करते हैं। अब देखो, जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई जो होती हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एल्वियोलाई जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो, अब दो प्रकार जो हैं, इनको एक को कहा जाता है टाइप फर्स्ट, एल्वोलर सेल्स। एल्वोलाई जो है दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, और इन सेल्स को एक तो टाइप ए, वन टाइप है ना एल्वोलर सेल, और ये मोस्टली पार्ट यही बनाती है। कितना परसेंट? 95% भाग जो यही बनाती है सेल्स। और ये दूसरा जो है इसको कहते हैं टाइप सेकंड। ये तो टाइप 1 हो गया, और टाइप 1 एल्वोलाई का मोस्टली भाग टाइप 1 ही बनाता है। कितना बनाता है? एल्वोलाई का 95% भाग टाइप 1 बनाता है। टाइप सेकंड और टाइप सेकंड जो है ये 5% भाग बनाता है। टाइप सेकंड क्या? टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल, टाइप सेकंड का एल्वियोलर सेल, एल्वियोलर सेल। ये एल्वियोलर सेल कितना परसेंट भाग बनाती है? 95% भाग बनाती है। टाइप 1 में, टाइप 1 जो एल्वियोलाई को दो भागों में बांटा जाता है, टाइप 1 और टाइप सेकंड। टाइप 1 की जो एल्वियोलर सेल है, एल्वियोलाई का जो है 95% भाग बनाती है, और सेकंड टाइप है वो केवल 5% भाग बनाती है। अब देखो इनका खासियत क्या है, मेन बात ये है, जो फर्स्ट वाला जो टाइप है ये तो केवल गैस एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। टाइप 1 वाला भाग का काम एक ही है, क्या करना? गैस को एक्सचेंज करना। इस वाले भाग का केवल एक ही काम है, क्या? गैस एक्सचेंज करना। लेकिन टाइप सेकंड वाला भाग जो है ना वो महत्वपूर्ण है। यानी अभी देखिए, ये क्या बहुत ज्यादा इसका उपयोग है कम संख्या में, यानी 5% भाग है। 95% भाग तो एक्सचेंज कर रहा है गैस का, वो टाइप 1 है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का काम कौन सा करता है? तो ये एंटीबॉडी भी बनाने का काम करता है टाइप सेकंड, है ना। साथ में पूछा जाएगा सरफेक्टेंट कौन सा जो है कि भाग बनाता है? तो सरफेक्टेंट कौन सा भाग बनाता है? सेकंड, टाइप सेकंड बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, टाइप 1 का तो हमने बता ही दिया है, मेन काम क्या है? गैस एक्सचेंज का। देखो टाइप सेकंड क्या करता है?
टाइप सेकेंड टाइप सेकेंड की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए टाइप सेकेंड, और टाइप सेकेंड का भाग कितना है? एल्वेओलर सेल्स का 5% भाग होता है, 5% सेल्स होती है केवल, लेकिन ये कम है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा है। देखो ये इसकी सेल क्यूब लाइक होती है, क्यूब लाइक सेल होती है। ये दो काम है इनका मैन। टाइप सेकंड जो एल्वेओलर सेल है उनका दो काम मैन है। एक तो होता है ये एल्वेओलर फ्लूइड बनाने का काम, और साथ साथ में एल्वेओलर फ्लूइड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एल्वेओलर फ्लूइड, और दूसरा काम है इसका सरफेक्टेंट। दूसरा काम होता है इसका सरफेक्टेंट बनाने का। और इस सरफेक्टेंट में क्या क्या होता है? सरफेक्टेंट एक तरह का मिक्सचर होता है, लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड है ना, इन सब का एक तरह का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये सरफेक्टेंट जो होता है ये जो लंस की सरफेस है, ये सरफेक्टेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन, यानी एल्वेओलाई की जो सरफेस है, लंस में जो एल्वेओलाई होती है उसकी जो सरफेस है उसका सरफेस टेंशन को कम करता है, कम करता है। यानी सरफेक्स का जो टेंशन यानी तनाव है, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं चिकनाई इसमें होती है। सरफेक्टेंट में क्या होती है? चिकनाई होती है। चिकनाई की वजह से एल्वेओलाई कोलैप्स नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोलैप्स नहीं होती है। तो सरफेक्स टेंशन को कम करता है, जिससे क्या होता है? जिससे एल्वेओलाई एल्वेओलाई की जो कोलैप्स होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ये सरफेक्स टेंशन को कम करेगा, सरफेक्स टेंशन को कम करेगा तो एल्वेओलाई के कोलैप्स होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाए तो एल्वेओलाई डेड होने की वजह से जो है रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और ऐसा जो बीमारी होता है उसको आरडीएस कहते हैं। ठीक है ना, ये छोटे बच्चों में होता है आरडीएस, या कहे कि जो अनमेच्योर बेबी हो जाते हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो क्या है, अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट में यदि सरफेक्टेंट की अनुपस्थिति के कारण लंग्स के कोलैप्स होना, और लंग्स का कोलैप्स होना क्या कहलाता है भाई? एटलेक्टासिस कहलाता है, एटलेक्टासिस, है ना।
इन्फेंट में अगर सरफेक्टेंट अनुपस्थिति हो या कम हो तो उसके कारण लंग्स कोलैप्स हो सकता है, जिसको एटलैक्टेसिस कहते हैं। कोलैप्स होने को एटलैक्टेसिस कहते हैं। और ये बीमारी जो है, यह दिक्कत जो है, इसको कहते हैं RDS। और पूरा नाम इसका RDS का होता है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। और यदि ये बीमारी, ये दिक्कत एडल्ट में हो जाए तो ARDS कहते हैं, ARDS यानी एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है ना, इस तरह से इसको कहा जाता है। अब देखो, ये हमारा ट्रेकिया का जो भाग था उसके बारे में हमने बता दिया। ट्रेकिया यहाँ से हो जाता है खत्म, ट्रेकिया में इतना ही पढ़ा जाता है। अब हम आगे जो बात करेंगे, आपको अगला टॉपिक हमारा है, इसमें टॉपिक का नाम लिख लीजिए, ये है पल्मोनरी, या पल्मोनरी को ही क्या कहते हैं, लंग्स फंक्शन टेस्ट। फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी या लंग्स फंक्शन टेस्ट। तो अब ये जो टेस्ट करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करने वाले यंत्र का क्या नाम है, क्या नाम है? शॉर्ट में इसको PFT कह देंगे। शॉर्ट में इसका क्या नाम दे सकते हैं, PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब ये PFT जो किया जाता है, कौन से अंतर से करते हैं? तो भाई PFT को किसके माध्यम से करेंगे, इसको करेंगे स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर कई बार जो है इसको ही कहा जाता है रेस्पायरोमीटर। ठीक, स्पायरोमीटर बोलो या रेस्पायरोमीटर बोलो, एक चीज। और पीईटी में क्या क्या मेजर करते हैं? पीईटी में दो चीज मेजर करते हैं। पीईटी को इसमें लंग्स का एक तो लंग्स का वॉल्यूम प्लस लंग्स का कैपेसिटी को क्या किया जाता है भाई, मेजर किया जाता है। लंग्स की वॉल्यूम को मेजर किया जाता है और लंग्स की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। तो इसमें शुरुआत करेंगे अब हम एक एक पॉइंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, लंग्स वॉल्यूम की बात करेंगे, लंग्स के वॉल्यूम की बात करेंगे। अब लंग्स का वॉल्यूम का जब बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर आता है जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ये क्या होती है, कौन सी वॉल्यूम है ये? जो भाई हम सामान्य श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो लिखो, जो ये कैसी कंडीशन होती है, सामान्य कंडीशन, यानी एयर का वॉल्यूम जो सामान्य हम ब्रीथ कर रहे हैं यानी सांस ले रहे हैं,
लंग्स के अंदर आती है तथा तथा जो बाहर निकलती है, बाहर निकलता है, इसी को क्या कहते हैं भाई? इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कितनी होती है, इसकी मात्रा, नॉर्मल मात्रा कितनी होती है? इसकी नॉर्मल मात्रा होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? यही क्वेश्चन में आता है कि टाइडल वॉल्यूम का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है भाई 500 ml। कितनी? 500 ml। इतनी हम लेते हैं और इतनी हम छोड़ देते हैं, यानी आधा लीटर वायु को लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है ये सामान्य रूप से चलती है, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसको और अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे? यानी 1 मिनट में हम कितनी वायु ले लेते हैं, तो भाई जिसको कहते हैं मिनट वॉल्यूम। 1 मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम लेंगे, यानी सामान्य शोषण 1 मिनट में जो लेंगे उसी को बोला जाता है मिनट वॉल्यूम। क्या बोला जाता है उसको? मिनट वॉल्यूम, या इसी को कहते हैं मिनट मिनट वेंटिलेशन, या इसी को कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। मिनट वेंटिलेशन, या इसी को कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब मिनट वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है, हमने आपको शुरू में बताया कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से जो श्वास लेता है तो 12 से 16, कई बुक में दे रखा है, कई में 16 से 18 से दे रखा है। तो हम एक वैल्यू मान ले कि जैसे कि एक व्यक्ति पर मिनट यानी एक व्यक्ति पर मिनट कितना ब्रीथ ले रहा है? बर्थ पर मिनट इसको बोला जाता है BPM, बर्थ पर मिनट, BPM, ठीक है ना। अगर इसको हम मान ले कितना, जैसे मान लेते हैं 12, ठीक है। और इसी प्रकार जो टाइडल वॉल्यूम का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट वॉल्यूम आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? एक बार में जो श्वास लेते हैं तो छोड़ते हैं, कितना होता है भाई? 500 ml। अगर 1 मिनट में हम 12 बार श्वास लेते हैं तो 12 को मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मिनट वॉल्यूम आ जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाई 500, तो लगभग ये कितना है? ये कितना है? 6000 ml। इतना हम 1 मिनट में वायु ले लेते हैं, यानी 6 लीटर। हमने शुरू में बताया था आपको 5 से 6 लीटर व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है, तो कितना हो गया? 6000 ml, यानी 6 लीटर हम वायु 1 मिनट में लेते हैं। अब देखिए, एक आपको और बताया था हमने डेड स्पेस और जो है रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन के बारे में, या ये तो हो गया टोटल, यानी नाक से लेकर लंग्स वाला जो वॉल्यूम है ये 6000 ml हो गया। लेकिन केवल ये डेड स्पेस का भी इसमें जोड़ दिया, ये जो है पूरा डेड स्पेस जो हमने बताया था 150 वाला, वो भी इसमें जोड़ दिया। लेकिन केवल एल्वियोलर वेंटिलेशन की हम बात करें
एलवेलर वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ कितना होता है, तो देखो बीपीएम यानी बीट पर मिनट। अब यहाँ बीपीएम जो है किस में से निकालेंगे, टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे भाई डेड स्पेस में से। आपको कल और क्लास के शुरुआत में ही हमने बताया था कुछ भाग डेड स्पेस कहलाता है, और जो डेड स्पेस भाग होता है यानी नोज से लेकर जो थर्ड डिवाइडेशन होता है ब्रोंकाई का, वहां तक का जो पार्ट है उसको डेड स्पेस कहा जाता है। वहां पर वायु का वेंटिलेशन नहीं होता है, यानी एक्सचेंज गैसेज नहीं होता है, उसको डेड स्पेस कहा जाता है। और ये यहाँ वायु का 150 ml जो है मात्रा होता है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे डेड स्पेस को, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है भाई 500 होता है, माइनस 150 कर देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, माइनस 150 करने के बाद ये हो गया 350। तो हमने बताया था ना एल्वोलरी वेंटिलेशन कितना होता है 350 ml होता है, 350 ml होता है, ठीक है। अब 350 को अगर एल्वोलाई का पूरा वेंटिलेशन याद करेंगे तो 12 12 मल्टीप्लाई 350 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4200 ml आएगा, ठीक है, 4200 ml आएगा। तो ये हो गया कौन सा, मिनट वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब मिनट वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमने बीट पर मिनट की जब बात की तो इसका मतलब होता है 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, यानी 12 बार माना है। टाइडल वॉल्यूम 500 होती है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6000 ml, यानी 1 मिनट में आदमी 6 लीटर वायु को लेता है। अगर एल्वोलारी वेंटिलेशन की बात की तो हमने उसमें से डेड स्पेस को हटा देंगे और बाकी जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें से उसको मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो 42 ml आ जाए। इस तरह से जो है ये ज्ञात किया जाता है। एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी हम कितना श्वास लेने की क्षमता है। नॉर्मली तो 500 ले रहे हैं, लेकिन हम गहरा श्वास, इस तरह गहरा श्वास जो ले रहे हैं, अगर ये वायु जोड़ दी जाए तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें एक तो हो जाएगा एयर का अमाउंट जो नॉर्मल रूप से लिया है, नॉर्मल को क्या कहेंगे यहाँ टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, के बाद और क्या जो ने फोर्सफुली जो लिया है, फोर्सफुली इंस्पायर जो किया जा सकता है। एक तो नॉर्मली लिया तो उसको टाइडल वॉल्यूम, एक फोर्सफुली लिया जोर जोर से श्वास लिया, और जोर से श्वास लिया जाता है इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको कहेंगे IRV शॉर्ट में। आई मीन्स इंस्पायर, आर फॉर रिजर्व और वी फॉर वॉल्यूम, IRV क्या कहेंगे IRV, ठीक है। तो ये कितनी होती है, तो भाई इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, नॉर्मल इसका वैल्यू होता है, कितना होता है भाई 3300 ml होता है। 500 ml तो हम नॉर्मली ले ही लेते हैं, लेकिन हम जोर जबरदस्ती ले तो कितना वायु ले सकते हैं, हम 3300 ml वायु को ले सकते हैं। देखिए एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको शॉर्ट में कहते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कितनी वायु, देखिए नॉर्मली हम 500 लेते हैं, 500 छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या 33 हम जोर जबरदस्ती गहरा श्वास लेके ले रहे थे, लेकिन हम कई बार वायु को 500 ml यानी टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद भी जबरदस्ती पेट को दबा के कैसे भी छोड़े तो उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या होगा इसमें, इसमें कौन कौन सा होगा, तो इसमें लिखो एयर का अमाउंट जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फुली छोड़ा जाता है, या कहे कि एक्सपायर किया जाता है, एक्सपायर किया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में, ERV कहेंगे। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो इसका नॉर्मल इसका जो वैल्यू होगा, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है भाई, 1000 ml होता है, ठीक है। हम इतना ही जोर जबरदस्ती छोड़ सकते हैं। अब भाई एक अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट होता है जिसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, और RV इसको कहेंगे, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो वायु जिसको फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी लंग्स के अंदर बची रहती है। रेजिडेंट का मतलब रहना, रुकना, स्थित होना, RV। तो भाई ये कैसी एयर है, ये जो ऐसी एयर है एयर का वह अमाउंट है, वह मात्रा है जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में हमेशा रहता है, और इसको क्या कहते हैं, RV कहते हैं। और ये भाई इसलिए रहता है भाई, ये गैस का जो एक्सचेंज जब होता है तो एल्वोलाई को ये क्या रखता है, गैस एक्सचेंज में एल्वोलाई को ओपन रखता है। अगर ये वायु नहीं रहेगी तो एल्वोलाई क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ओपन रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। मात्रा कितनी होती है, तो इसका नॉर्मल मात्रा देख लो, इसका नॉर्मल, इसका वैल्यू अगर हम बात करें तो ये होता है भाई 1200 ml। कितना होता है, 1200 ml होता है। तो ये हो गया लेंस का जो वॉल्यूम है उसके बारे की बात हो गई। इस तरह एक होता है लेंस का कैपेसिटी, लेंस कैपेसिटी।
लंग्स कैपेसिटी। वैसे लंग्स कैपेसिटी यानी 1 मिनट में कितना, तो 6 लीटर हमने आपको बता रखा है, यह 6000 ml। अब देखो लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और इसको शॉर्ट में कहेंगे FRC। ये क्या होती है, तो देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसका नाम से ही पता है, फंक्शन यानी कार्य, रेजिडुअल यानी स्थित होना, कैपेसिटी कितनी वायु हमेशा यानी नॉर्मल समय में कितनी वायु लंग्स के अंदर रहती है, फोर्सफुली नहीं निकाले उस वायु को, और जो हमेशा रहती है, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, अभी हमने जैसे ये इसको FRC की बात करेंगे, तो FRC क्या है, ERV प्लस RV, यानी ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम जबरदस्ती निकाल रहे थे, ठीक है, वो कितनी थी, 1000 ml, ठीक है। और रिजर्व वॉल्यूम यानी जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहा था, जो हमेशा रहती है, वो 1200, यानी इसका योग कर दे तो कितना होगा, 2200 ml। तो 2200 ml वायु को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या FRC कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कितना वायु ले सकता है एक व्यक्ति, कितना वायु ले सकता है, IC इंस्पायरेट कैपेसिटी। देखिए नॉर्मली कितना बोल लेते हैं, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, तो कितना लेते हैं, 500 लेते हैं, ठीक है। और जोर दस्ती गहरा श्वास लेके कितने लेते हैं, जिसको इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, IRV, तो वो कितना लेते हैं, वो 3300 लेते हैं, 3300 को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गई, ये टोटल कितना हो गया भाई, ये 3800 हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे इसको। एक होता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और शॉर्ट में इसको कहते हैं VC, क्या कहेंगे, VC। अब वाइटल कैपेसिटी जो है VC, इसमें कितनी हम वायु को जोर दस्ती ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, नॉर्मल क्या है, तीनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, यानी द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी is one of the more important pulmonary function टेस्ट। तो इसमें VC बराबर क्या होगा, जो हमने इंस्पायर किए, फोर्सफुली इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV कहते हैं, साथ में कितनी हम एक्सपायरेट करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस नॉर्मल TV,
ये तीनों को मिलाकर, जोर से छोड़ना, जोर से लेना और नॉर्मल, ये तीनों को मिलाकर जो वायु होती है उसको वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कहते हैं। तो ये कितनी होती है, अभी बताया था 3300, ये 1000 होती है और ये कितनी होती है 500। तो इनको टोटल मिला दिया जाए तो ये कितनी होती है भाई, ये 4800 ml होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक पॉइंट और है इसका, बस हो गया। एक होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, और इसको TLC कहते हैं, इसको कहते हैं TLC। अब ये TLC जो है, इसमें क्या क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल जितना भी टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, और जो है रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। सब वायु को अगर जोड़ दिया जाए, कितना फोर्सफुली लिया है, कितना फोर्सफुली छोड़ा है, कितनी वायु हमेशा रहती है, ये सब जोड़ दिया जाए, और नॉर्मल कितने लेते हैं, ये चारों का अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए ये कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम, ये होती है 500 ml। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, ये 3300 होती है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, 1000 ml होती है। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, ये 1200 होती है। ठीक है, यदि इसको टोटल को जोड़ दिया जाए तो कितना, 6000 ml वायु बनती है। तो ये 6000 ml क्या है, लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है। लंग्स अपने अंदर इतनी वायु को जो है एक समय में रख सकता है, कितना, 6000 ml। देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये दिक्कत है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और एक अच्छी खबर यह है कि हम अब एक एनाटॉमी का बुक लिखने जा रहे हैं, और 1 से 1.5 महीना भी उसमें लग जाएगा, थोड़ा समय और भी लग सकता है। तो ये खास तौर से जितना भी पैरामेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत लाभदायक किताब होगी। बहुत रिसर्च करके, बहुत चीज़ें देख के, और फिर हम ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए ऐसे ही। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।